नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर भाजपा और सपा आरएलडी गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। यहां प्रदेश सरकार के 9 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आंदोलन का असर भी देखने को मिला। जिन 58 सीटों पर मतदान हुआ वे मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ और आगरा मंडल में पड़ती हैं और ये क्षेत्र दिल्ली बॉर्डर पर 13 महीने किसान आंदोलन से प्रभावित रहा था। अगर 2017 की बात करें तो पहले चरण की 58 सीटों में बीजेपी ने 53 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार गठबंधन में आरएलडी ने 30 और सपा ने 28 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। पूरे चरण में आमतौर पर सपा, आरएलडी और भाजपा प्रत्याशी एक दूसरे से मुकाबला करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले चरण के बाद जिस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि पहला चरण हमारे नाम रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कासगंज के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मतदान के बाद नेताओं के चेहरे लटके हुए हैं। उनको ये बात पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी कहां पीछे रहने वाले। अपने बरेली दौरे पर रहे अमित शाह ने भी कहा कि पहले चरण में सपा और आरएलडी साफ हो चुकी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं शाहजहांपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने फिर से कब्रिस्तान का जिक्र कर दिया है। वहीं पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ के गर्मी निकाल देने वाले बयान पर अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए हमला बोला है। अखिलेश ने कहा जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे उनकी गर्मी निकल गई है और उनके समर्थक ठंडे पड़ गए हैं। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों के नेताओं की यह बताने की कोशिश है कि पहले चरण के चुनाव में हमने बाजी मारी है, ताकि आगे के चुनाव में जनता के बीच अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सके। कुल मिलाकर यूपी चुनाव में भी कुछ कुछ पश्चिम बंगाल की झलक देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी ने जिस आक्रामक तरीके से टीएमसी सरकार पर हमले के साथ बड़े पैमाने पर चुनाव अभियान छेड़ा था, उससे कई बार राजनीतिक हलकों में भी भगवा पार्टी के सत्ता में आने या टीएमसी को कांटे की टक्कर देने जैसी संभावनाएं जताई जाने लगी थी, लेकिन बाजी टीएमसी ने मारी। क्या यहां भी कुछ ऐसा ही माहौल है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सीएम योगी के आज के बयानों को और साथ ही अखिलेश यादव के ट्वीट को भी। प्रयास इसी मंत्र को काम करते हुए इसी रास्ते पर काम करती है, लेकिन जब गौर परिवारवादी सरकार में रहते हैं तो वो अपने परिवार से बाहर सोचते भी नहीं है, उनको कोई लेना देना ही नहीं होता। जब गौर परिवारवादी सत्ता में थे तो सड़क वही बनती थी जहां एक परिवार के लोगों का हित होता था, बिजली वहीं आती थी जहां एक परिवार के लोगों का चुनावी हित सधता था, नौकरियां उनको ही मिलती थी जो गौर परिवारवादियों के गुणगान करते थे। लेकिन योगी जी सरकार के लिए पूरा उत्तर प्रदेश अपना परिवार है, पूरा उत्तर प्रदेश का विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा कौन सा विकास कराया है? उन्होंने कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री कैसे बनाई थी। क्या विकास कराया था उन्होंने? समाजवादी पार्टी ने क्या विकास कराया? कब्रिस्तान की बाउंड्री। तो कब्रिस्तान की बाउंड्री से अगर उनको वोट मिलना है तो उपचार भाजपा दे रही है, फ्री राशन भाजपा दे रही है, वैक्सीन भाजपा दे रही है, मेडिकल कॉलेज भाजपा दे रही है, सुरक्षा भाजपा की सरकार ने दिया है। और भाइयों बहनों, शाहजहांपुर की जब बात करते हैं तो ये तो क्रांति की भूधरा भी है। एक तरफ हनुमत धाम है और दूसरी तरफ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और असफाउल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों का भव्य स्मारक भी अब तो शाहजहांपुर में हमारी सरकार ने बना दिया है।
और उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा है कि जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे उनकी गर्मी निकल गई है। जो किसी की गर्मी निकालने चले थे पहले चरण में ही उनके अपने समर्थक ठंडे पड़ गए हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। तो वार पलटवार का दौर बहुत तेज हो गया है और जो भाषण के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, किसको इसका कितना फायदा मिलने वाला, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दंगाइयों और अपराधियों को टिकट देकर विधायक, मंत्री और सांसद तक बनाया जाता रहा, लेकिन अब पिछली सरकारों की तरह इन दंगाइयों को सम्मानित नहीं किया जाता, बल्कि नुकसान की भरपाई न करने पर योगी जी दंगाइयों का घर और संपत्ति बेचकर सारा पैसा वसूल कर, क्योंकि रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है, भय बिन होए न प्रिय। बंद किए फिरौती का कारोबार, यूपी फिर मांगे भाजपा से। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं जो पश्चिमी यूपी में पहले चरण के जो चुनाव हुए हैं उसके बाद दूसरा चरण भी बाकी है और जो बयान हैं, भाषण हैं, उनके जरिए ये बताने की कोशिश है कि जो पहला चरण है वो हमने फतेह कर लिया, ताकि जनता के बीच एक संदेश जाए, मैसेज जाए और माहौल अपने पक्ष में बने। कुछ ये जो भाषण है, बयान है, हमें पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए तो उसकी याद भी दिला रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सुभाष झा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा सवित मलिक, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सवित भाई, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ गौरव महेश्वरी, भाजपा नेता, भी जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत गौरव जी आपसे ही करेंगे। आज चुनाव आते आते अब जो भाषण हैं वो और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। जहां जिन्ना पाकिस्तान हमने सुना और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो कब्रिस्तान का भी जिक्र कर दिया, जो पिछले चुनावों में हमने काफी सुना था। क्या ये कोशिश है बयानों के जरिए सत्ता हासिल करने की, या फिर जनता को छोड़ देना चाहिए जनता पे, जनता किसको इस बार सत्ता की कुर्सी सौंपती है? आपके चैनल कहा था कि 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद से जो विकास का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी ने करना चालू किया था, 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी सरकार को मौका दिया। 2019 में पुनः नरेंद्र मोदी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार मौका दिया। पूरा देश कह रहा था कि देश बर्बाद हो गया है, नरेंद्र मोदी जी के आने से देश पिछड़ रहा है। लेकिन 2019 में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की जनता ने खासकर दोबारा मौका दिया। तो उत्तर प्रदेश की जनता एक तरफ वो काम करने की कोशिश कर रही है जो सालों से नहीं हुआ है। आप देखिए आज उत्तर प्रदेश, मेरी पूरी बात सुनिएगा, आज देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे एयरपोर्ट्स को बढ़ाने का काम किया हो, आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 1 एक्सप्रेसवे बनाती है, हम 6 एक्सप्रेसवे बनाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को घर घर राशन पहुंचाने का काम किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाता है। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि देश की जनता के खाते में पहली बार डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है, चाहे वो किसान सम्मान निधि के माध्यम से पहुंच रहा हो, चाहे श्रमिकों के खातों में पैसा पहुंच रहा हो। दूसरी तरफ जब चुनाव में भाषणबाजी होती है तो जो पूर्व की सरकार ने खाली एक वर्ग के लोग या एक धर्म के लोगों को लुभाने का काम किया, उस धर्म की राजनीति और उस जात पात की राजनीति को योगी सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खत्म कर दिया। तो भाषण में
जब हम कहीं पे भाषण देते हैं तो बताने की कोशिश करते हैं कि पूर्व की सरकार ने क्या काम किया और हमारी सरकार क्या काम कर रही है, किस तरीके से जात पात और धर्म के डिफरेंस को खत्म कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश की जनता को विकास मिल रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। मैं समझता हूं कि इसलिए जो भाषण देने के बाद बार बार आरोप लगाने की कोशिश हो रही है कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ये ध्रुवीकरण तो छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा मन बनाकर बैठी है कि योगी आदित्यनाथ जी को मौका देना है, उत्तर प्रदेश में एक बार उनको मौका देकर उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने का काम करना है। तो ये कब्रिस्तान का जिक्र क्यों किया जा रहा है, इससे क्या समझे? अगर आपने विकास कराए तो विकास कार्यों की बात कीजिए, फिर से आप कब्रिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, मैं बताता हूं, पूर्व की सरकार खाली कब्रिस्तान की बाउंड्री के ऊपर पैसा लगाती थी और बाकी एजेंडा उसके फिट नहीं होते थे, क्योंकि उनको उस वर्ग का, उस धर्म का वोट लेना होता था। योगी सरकार आती है, 15 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचा, और आप खुद सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए कितने ऐसे मुसलमान भाई हैं जो आकर कहते हैं, आपके सामने कहते हैं वो लोग कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमको मकान मिला, आज हमको राशन मिल रहा है। तो ये बताने की कोशिश हो रही है कि एक धर्म का वोट लेने की जो कोशिश करने का काम किया जा रहा था उसको योगी सरकार ने खत्म करने का काम लेकिन किया। आप लोगों के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि आप लोग से मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। अयोध्या मंदिर को अगर अलग कर दें तो काशी कॉरिडोर, विंध्याचल, किसी दरगाह, किसी मस्जिद को आप बेहतर बनाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, ताकि ये देखा जाए आप दोनों वर्गों की बात कर रहे हैं? भाई देखिए, आज क्या किया गया, इतने सालों से मंदिरों की उपेक्षा की गई। आज काशी विश्वनाथ, जो पूरे विश्व भर के लोग वहां दर्शन करने आते थे, देश विदेश के लोग दर्शन करने आते थे, आज उनकी उपेक्षा की गई। आज उसको वृहद रूप दिया गया, एक बढ़िया स्वरूप दिया गया। और क्या उसके माध्यम से रोजगार उसका विरोध नहीं है, आप अच्छा स्वरूप दीजिए, बेहतर विकास काम करिए, उसका विरोध नहीं है। विरोध यह है कि फिर दोनों लोगों को साथ लेकर चलिए ना। नहीं, सबको साथ लेकर चल रहे। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, क्या उत्तर प्रदेश की जनता को जो लाभ दिए जा रहे हैं, जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं, चाहे बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा हो, गैस का कनेक्शन दिया जा रहा हो, चाहे उनको राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है, किसने कह दिया कि खाली एक हिंदू धर्म के लोगों को दिया जा रहा है, मुसलमानों को, सिख को, ईसाइयों को नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है भाई साहब। कौन कह रहा है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है? ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं सुभाष झा जी। सुभाष जी, अब जिस तरह से भाषण जो दिए जा रहे हैं, बयान जो सामने आ रहे हैं, खासकर अगर बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बात करें, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, खुद मुख्यमंत्री, और ये बताने की कोशिश है कि जो पहला रण था, पहला मुकाबला जो था कल, उसमें हमने बढ़त बना ली है। इसको कैसे देखें? क्या वाकई में बीजेपी ने बढ़त बना ली है? देखिए, इन भाजपा की वस्तुतः मजबूरी भी है। ये कैसे कहेंगे कि यहाँ कोई पार्टियां, ये तो अभी 2 फेज 3 फेज का अभी चुनाव बाकी है, इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा अगर ये कहें भी तो। लेकिन इन लोगों का मन जानता है कि क्या है और क्या एक्चुअल फिगर है, वो मिल गया है। रही बात जहां तक इन लोगों के साथ अभी 5 साल ये लोग सरकार में रहे, केंद्र में इनकी सरकार है, तो होना तो ये चाहिए था कि इन्होंने जो कार्य किए उस कार्य पर बहस होती, उस कार्य को लेकर के ये लोग जनता के बीच आते। इन्होंने नोटबंदी की, उसको लेकर आते। इन्होंने जीएसटी लागू किया, उसको लेकर के आते। इन्होंने 1000 रुपए का सिलेंडर किया, इसको लेकर के आते। ऐसी बहुत सारी, बेरोजगारी क्लाइमेक्स पर है, बेरोजगारी हुई, कंपनियां, पीएसयू, तमाम पीएसयू बेचे जा रहे हैं, ट्रेनों का निजीकरण किया जा रहा है, ऐसी कई सारी चीजें हैं। लेकिन चूंकि ये चीज लेकर के ये आएंगे तो फिर जनता इनसे नाराज हो जाएगी, और जो भी जनता इनके साथ है वो भी कटेगी। ये कारण है कि ये भावनात्मक मुद्दे, हिंदू, मुसलमान, हिजाब, ये कब्रिस्तान, शमशान वगैरह वगैरह वगैरह, और ये हमारी भारतीय दूसरा भाषाओं की जो मर्यादा है, वो मर्यादा का भी क्षरण हो रहा है इन चुनावों में। ये भूल जा रहे हैं हमारे नेतागण कि वो कोई गृह मंत्री हैं, कोई प्रधानमंत्री हैं, कोई पूर्व मुख्यमंत्री। बिल्कुल, गर्मी निकालने की बात भी आती है, और मई जून में शिमला बना देने की बात भी आती है। उधर से भी बात आ रही, गर्मी हमने निकाल दी है। किसने किसी गर्मी निकाली है ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बयान है, ये भाषण है, क्या ये परसेप्शन लोगों का बदल सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
कोरोना में जिसने सुरक्षा कवच दिलाया और मुफ्त टीका दिलाया, लॉकडाउन में राशन दिया, ये चूल्हा बुझने नहीं दिया, उसी को जिताएंगे और किसे? खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के जो चुनाव हुए उसके बाद लगातार जो तमाम बड़े नेता हैं उनका बयान सामने आ रहा है। उनका कहना है हमने जीत जो है हासिल कर ली है, पहला चरण हमने फतेह कर लिया है और आगे वाले चुनाव में भी हमें जनता पसंद कर रही। वहीं दूसरी पार्टी की बात करें, वो कह रहे हैं हमने पहली बढ़त बना ली है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ किसान नेता सवित मलिक बने हुए हैं। सवित भाई, जो 1 साल से ज्यादा का वक्त किसान आंदोलन चला, क्या उसका कोई नुकसान बीजेपी को नहीं पहुंचने वाला है? बयानों से तो यही लग रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं नैया जो है वो डूब चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से गठबंधन का सफाया हो चुका है। वहीं अगर जमीन पर जाकर देखें, जैसे कल हम अपने संवाददाता से बात कर रहे थे, मुजफ्फरनगर की बात कर रहे थे, तो वहां वो कह रहे हैं कि जैसा पहले पिछली बार माहौल था उससे इस बार काफी अलग है। चुनाव मुजफ्फरनगर में भाईचारा बनाम पलायन हो चुका है। चौहान साहब, ये लोग कब क्या कह दे किसी को कोई भरोसा नहीं। इनके इतने सारे झूठ हैं कि जनता समझ चुकी है कि हर वक्त झूठ बोलने का काम करते हैं। कल गौरव जी ने कहा था, अगर आपको याद हो, कि क्या देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री झूठ बोलेंगे? अरे मैं तो इनको सबूत के साथ बताता हूं कि ये तो लोकसभा के अंदर भी झूठ बोलते हैं। मैंने कल भी बताया था कि 2017 के चुनाव में कहा 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। मोदी जी ने सभाओं में कहा। देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने लोकसभा में कहा कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे। आज इनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या किसान की आय दुगनी हुई? एनसीईआरटी का आंकड़ा बताता है कि किसान की आय 35 से 40% माइनस में चली गई है। ये खुद बता दे या आपके दर्शक बता देंगे कि जो बोनस मिलता था वो इन्होंने खत्म कर दिया, धान पे बोनस मिलता था वो खत्म कर दिया, गन्ने पर 4.5 वर्ष में कुल 10 पैसे बढ़ाए, अब जब चुनाव आ गया 25 पैसे अब बढ़ाए इन्होंने। डीजल जो हमको 45 मिलता था 90 रुपए कर दिया। वर्कों के रेट बढ़ गए, खाद्य तेलों के रेट बढ़ गए, ये आपका जो कृषि यंत्र है इनके रेट बढ़ गए। बिजली हमको कई सौ मतलब करीब 16 गुना अधिक महंगी मिलने लगी। तो एक बार ये हमको उदाहरण देकर ये बता दे कि हमने ऐसे आपकी आय बढ़ाने का काम किया है। अरे आपने तो हमको कर्जदार बना दिया। हर किसान आज कर्जदार है। हमारी सब जमीन बैंकों के यहाँ गिरवी रखी है। 90% किसान की जमीन बैंकों में आज गिरवी रखी है। क्यों रखी है? वेस्टर्न यूपी का ये हाल है कि गन्ना डाल देते हैं मिलों में, गन्ने का भुगतान नहीं होता, बैंक से लोन लेना पड़ता है, उनको ब्याज देना पड़ता है, और इधर ये व्यापारियों से चंदा ले लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और व्यापारी अपना मजे काटता है किसानों के पैसे से, और किसान ब्याज भरता रहता है। इनसे ये पूछिए, आवारा पशु पूरी फसल नष्ट कर देता है। बिल्कुल, उसको लेकर किसानों में नाराजगी भी नजर आई। और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के कई से ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर जो आवारा पशु हैं वो एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। 2017 की अगर बात करें, जब सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके पहले बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये दावे करते थे कि जो आवारा पशु हैं उससे हम प्रदेश को मुक्त कराएंगे, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। हालांकि बूचड़ खान जो थे
उस पर जरूर प्रतिबंध लगाए गए हैं। शैलेंद्र जी, किसान अब की बार खेत में जाने से पहले वोट डाल के आया है। ये तो किसान हमेशा क्या करता है, सबसे पहले अपनी खेती देखता है, बाद में दूसरे काम देखता है। लेकिन इन्होंने किसान को खेत में जाने लायक छोड़ा ही नहीं है। किसान इतना मजबूर हो गया, परेशान हो गया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। गौरव जी, जो आवारा पशु की समस्या है, इस मुद्दे को कस के उठाया था बीजेपी ने जब 2017 में सरकार बनाई थी कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो आवारा पशु की जो समस्या है उसे हम खत्म कर देंगे। लेकिन उस समस्या तो पिछली बार से और ज्यादा बढ़ गई है। क्या आपको लगता है ये जो आएंगे सवित भाई, आएंगे सवित भाई? शैलेंद्र जी, उस वक्त जो समस्या थी वो खाली खेतों में थी। आज ये समस्या महानगरों से लेकर नगरों से लेकर बिल्कुल खेतों में सब जगह फैल गई है। बिल्कुल, कई सारे एक्सीडेंट्स भी, बिल्कुल रोड में एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, तमाम जगह देखा गया। आवारा पशु उसका बड़ा कारण बने हैं। जी गौरव भाई, ठीक है, आएंगे सवित भाई। उसको सांडों ने पटक के मार दिया। जवाब ले लेते हैं। गौरव भाई, क्या आपको नहीं लगता आवारा पशु की जो समस्या 2017 के पहले थी, इस बार उससे ज्यादा हो गई है? किसानों में इसको लेकर काफी नाराजगी भी है, और ये नाराजगी क्या इस बार वोटों में बदलेगी नहीं? पूरा यकीन है बीजेपी में तब भी किसान वोट करेगा। शैलेंद्र भाई, ऐसा है कि आवारा पशु की समस्या आज से नहीं है, बहुत पहले से, 2017 के पहले से चली आ रही है। और पूर्व की सरकारों ने आवारा पशु के ऊपर कभी कोई काम नहीं किया। देखिए, एक बात तो फैक्ट है कि गाय हमारे जो धर्म है उसमें पूजनीय है, उसकी पूजा की जाती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारी सरकार के पास था कि जो अवैध बूचड़ खानों में जाकर गाय कट जाती थी वो भी ना कटे। दूसरी तरफ हमारे लिए एक ये भी संकट था कि हमारे किसान भाइयों की फसल का नुकसान ना हो। आपने देखा समय समय पर उन आवारा पशुओं को, उनको कैसे उनके लिए शेल्टर होम खोलने, कैसे सरकार ने उसके लिए फंड आवंटित किए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने पहल तो की कि कम से कम एक जो धर्म है उसकी आस्था पे भी चोट ना हो और किसान भाइयों का भी समाधान निकले, और लगातार उस पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब समस्या क्या है कि अरे मलिक साहब आपके बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता हूं। जैसे ही मैं बोलता हूं तो आप बौखला जाते हैं मलिक साहब। मलिक साहब पूरी बात कहना, मेरा मलिक साहब सवित भाई, एक करके जवाब ले लेने दीजिए। आपके साथ समस्या क्या है मलिक साहब? जवाब ले लेने दीजिए, उसके बाद दूसरा सवाल जब करेंगे उसका जवाब भी ले लेंगे। गौरव भाई को अपनी बात कहने दीजिए। ठीक है, अपनी बात कहिए। शैलेंद्र भाई, देखिए, डिबेट जब होती है आपके चैनल पे तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत शालीनता से बैठूं, शालीनता से जब दूसरे लोग बोल रहे हैं तो मैं उसको सुनूं, और जब मेरा टर्न आए तब मैं उसका जवाब दूं। इस तरीके से बीच में डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है। अपना अपना पक्ष रखिए जब आपको पूछा जाए। तो मेरा कहने का पर्पस है कि एक तरफ सरकार ने जो अवैध बूचड़ खाने थे, जहां पे गाय कट रही थी, वहां पे आस्था को बचाने का काम किया, तो दूसरी तरफ किसानों के लिए चिंता भी की और शेल्टर होम से लेकर तमाम योजनाएं सरकार ने अलग से फंड आवंटित किया। अब समस्या क्या है? विपक्ष को बैठना है, किसान नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, ये प्रोपोगेंडा चलाना है। ठीक है, घटनाएं हुई हैं जिसमें कई किसान भाइयों को नुकसान पहुंचा, लेकिन उन्होंने खुद आके कहा कि नहीं, सरकार एक तरफ रोकने का प्रयास कर रही है तो दूसरी तरफ उनकी योजनाएं भी चल रही हैं। लेकिन इनको समस्या क्या है कि टीवी चैनल पर बैठ के एक प्रोपोगेंडा बनाना है और टीवी चैनल पर बैठ के एक माहौल बनाना है कि गाय से किसान बहुत नाराज है, किसान फसल बर्बाद हो रही है और पूरा किसान लुट चुका है। अरे भाई, किसानों का ख्याल तो आप लोगों ने कभी किया ही नहीं। आज किसान को 6,000 रुपए खाते में भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाने का काम किया। 10 साल में जिन सरकारों ने मिलकर 5-5 साल मायावती और अखिलेश इस बात को नकार नहीं सकते कि आवारा आवारा पशुओं से किसान नाराज नहीं है। आवारा पशु एक बड़ी समस्या बने हुए पिछले कुछ समय से, और जिस बात का हवाला देके सरकार बनाई थी बीजेपी ने, उसने कहा था आवारा पशु की समस्या दूर की जाएगी, लेकिन वो समस्या दूर न होकर और ज्यादा बढ़ चुकी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। My name is Pooja. I study in class 2. जो हमारे नंतिनों की अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल खोलेगा, वो तो उसे ही जाना है ना।
शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या मेरे शेर, जल्दी आउट ना हो। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर, कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं पश्चिमी यूपी का जो पहला चरण था उसमें वोटिंग हो गई, दूसरा चरण बाकी है और एक जो भाषणों का दौर शुरू हो गया है, बयानों का दौर शुरू हो गया है। सबकी अपनी कोशिश है, कोई कह रहा है हम बाजी मार रहे हैं, कोई कह रहा है हमने बढ़त बना ली। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए, आपस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सुभाष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी, सामान्यतः तौर पर देखा जाता है जो मतदान अगर अधिक होता है तो कहा जाता है अधिक मतदान बदलाव का इशारा करता है, और मतदान जो पहले चरण में हुआ है उसमें 3 से 4% की कमी आई है। अगर हम 2007 की बात करें तो जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तब मतदान का जो प्रतिशत था वो 45.96 था। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो मतदान का प्रतिशत बढ़ा, वो 59.40 हो गया। 17 में ये और बढ़ जाता है और 61.24% हो जाता है। ये अक्सर देखा गया है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में। लेकिन अगर बात भारतीय जनता पार्टी की आती है तो चीजें बदल जाती हैं। 2014 की अगर बात करें लोकसभा चुनावों की, उसमें जो मतदान प्रतिशत था 19 में वो बढ़ जाता है। 2019 में यही मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। इसे क्या समझें? और यही जहां जहां बीजेपी ने राज्यों में चुनाव हुए हैं, सरकार बनाई है दोबारा, वहां भी देखने को मिला है कि जो माहौल है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, भाजपा की लोकप्रियता बढ़ती नजर आई है अगर मतदान प्रतिशत बढ़ता है। इस बार मतदान प्रतिशत घटा है, कम हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी की इसे चिंता माने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं के और संघ के जो कार्यवाहक लोग हैं, बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों से हमारी बातचीत कल से लगातार हुई है।
ये भाजपा बेशक ही ये लोग सामने नहीं बोल रहे हैं, इनकी बाध्यता है, चुनावी बाध्यता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये लोग मान के चल रहे थे कि अगर 70% मतदान होगा, 70 की एवरेज आएगी प्रतिशत का, तो हम लोग जो है विजयी रहेंगे। क्योंकि ये मान के चल रहे थे कि 30 से 35% वोटर जो है वो हमारा वोटर नहीं है, उसके बाद वाला वोटर हमारा वोटर है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और यही कारण है कि जो भाजपा के जो चुनाव से जुड़े जो पूरे वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारी सीटें घट रही हैं। आप इस पर ना जाएं कि अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, या चुनावी भाषण क्या हो रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम इस बार बहुत लूज कर गए कल के मतदान में। रही बात प्रतिशत की, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो सपा का वोटर है, आरएलडी का वोटर है, वो वोटर जो है बिल्कुल सधा हुआ वोटर था और वो ग्रामीण वोटर है। शहरी वोटर जो है वो कम हुए हैं। वोटर को आपको दो भागों में बांटना पड़ेगा, एक तो ग्रामीण वोटर, दूसरा शहरी वोटर। जब दोनों को इकट्ठे मिलाते हैं तो आपको परसेंटेज जो दिख रहा है वो है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। शहरी क्षेत्रों में जो भाजपा के वोटर थे वो लोग इस बार कम गए हैं, उन लोगों ने उतना हिस्सा नहीं लिया इस बार के वोट। बिल्कुल, जो शहरी वोटर्स हैं, शहरी क्षेत्र हैं, वहां मतदान का प्रतिशत कम रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रहा है। इसका मतलब किस तरह से निकाला जाए, क्योंकि ज्यादातर जो किसान हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनका ताल्लुक ग्रामीण क्षेत्रों से है, तो ज्यादा मतदान किसकी तरफ इशारा कर रहा है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जाना तो सबसे बड़ा बोझ का होत है, कर्जा का बोझ। अरे ये तो भला हो जो भाजपा आई और हमारे जैसे 86 लाख किसानों को कर्जा की माफी दिलाई। अरे किसने तुम्हारा उपयोग किया, कौन तुम्हारे लिए उपयोगी है, खुद ही हिसाब लगा लो। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण में जो चुनाव हुए हैं उसमें जो माहौल है किधर बनता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी दूसरा चरण बाकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारे जिले उसमें शामिल हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरव जी बने हुए हैं। गौरव जी, आप ही के पास आएंगे। जो कम मतदान हुआ है, क्या ये माने बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या हो सकता है, क्योंकि बीजेपी लगातार बूथों पर जो पन्ना प्रमुख हैं उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि मतदान ज्यादा से ज्यादा कराया जाए, जो रणनीति थी उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। शैलेंद्र भाई, ऐसा है कि अगर टीवी पर बैठ के 1 घंटे की डिबेट में असेसमेंट कर लिया जाए कि चुनाव पर पानी फिर गया है, सपा जीत रही है, नहीं, चुनाव पर नहीं, जो रणनीति स्ट्रेटेजी बनाई थी ना बीजेपी ने पन्ना प्रमुखों की, बूथ में मजबूत करेंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित करेंगे, ये सवाल है। चुनाव पर पानी ना फिर जाए, मेरी बात बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी उस पर पानी ना फिर जाए। तो शैलेंद्र भाई, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो मैं समझता हूं कि डिस्कशन अपनी तरफ एक तरफ है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फैक्ट बताता हूं। जिस समाजवादी पार्टी के लोगों ने जाट भाइयों के ऊपर जो अत्याचार किया था, मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, वो कभी भी जाट भाई समाजवादी पार्टी के
लोगों ने जो गुंडागर्दी उनके साथ की थी, कभी भी उनके साथ नहीं जाएंगे, ना ही उनको वोट देंगे। और दूसरी बात, जिन समाजवादी पार्टी को जयंत जी के जो पिताजी थे आदरणीय अजीत सिंह जी, उन्होंने साफ साफ कहा था जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा उसमें बैठा है एक कुख्यात गुंडा। तो मैं समझता हूं कि वो सपा वाले भी जो जयंत चौधरी जी के परिवार के या उनके जानने वालों को जो सीटें दी जा रही है उनको कभी वोट नहीं देंगे। तो ये जो गठबंधन है ना, ये बड़ा अनैतिक टाइप का गठबंधन है। हमने पूर्व में क्या हुआ, हमने गठबंधन देखा कांग्रेस के साथ फेल हो गया, जैसा कहा हमने कि दूसरा गठबंधन देखा मायावती जी के उन्होंने साथ कहा फेल था हो कि गया। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस पर बैठा गुंडा, तो उनके बेटे जयंत चौधरी ने अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया तो क्या गलत किया है? और अगर गलत किया है तो गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि जयंत चौधरी तो अच्छे हैं, घर गलत चुन लिया है, और उनका स्वागत किया तो उनको ऑफर दे डाला था कि वो बीजेपी में आ सकते हैं। इसे फिर क्या माने अगर जयंत चौधरी गलत है? ये उन तमाम लोगों के साथ उनकी भावनाओं से खिलवाड़ है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत अनैतिक गठबंधन है और 2 गठबंधन में हवा निकलती दिख चुकी है, तीसरे गठबंधन में इस बार हवा निकलने वाली है। और मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छा हुआ है जो इस बार गठबंधन हुआ है। इस बार जब भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से वहां से जीतेगी, इसके बाद अखिलेश यादव जी आराम से अगले 5 साल घर पे बैठे आराम करें, क्रिकेट खेलें, लॉन टेनिस खेलें, और 5 साल योगी सरकार अच्छे से अच्छा काम करके दोबारा दिखाएगी उत्तर प्रदेश की। गौरव जी, विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि जो सपा आरएलडी का जो गठबंधन है, जो प्रत्याशियों की लिस्ट है, बीजेपी तो शुरुआत में उसी से घबरा गई थी जब सपा आरएलडी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। उसके बाद लगातार बयान आने शुरू हो गए थे, घेरने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी बीजेपी की तरफ से कि आपके प्रत्याशी गुंडे हैं, माफिया हैं, दंगाई हैं। शैलेंद्र भाई देखिए शैलेंद्र भाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे क्या मुद्दे हैं? देखिए, हमारे एक मुद्दा सबसे बड़ा किसान भाइयों का मुद्दा है, आप भी मानते होंगे, जितने मीडिया पैनलिस्ट बैठे हैं सब मानते होंगे। दूसरा हमारा मुद्दा है कि वहां पे सुरक्षा कैसे हो। तो आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश की सरकार जब से आई है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, पूर्व में हमने देखा चीनी मिलें बंद हुई, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने चीनी मिलों को चलाकर दिखाया। और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के जमाने में जब उन्होंने एक रामाला शुगर मिल का उद्घाटन किया तो उन्होंने विजिटर बुक पे लिखा था कि आज यहाँ के लोगों की मेहनत और खून पसीने से ये मिल चालू हो रही है। आज उस मिल की दुर्दशा हो चुकी थी। उस मिल का प्रोडक्शन बढ़ाने का काम किसने किया? माननीय योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, 300 करोड़ रुपए देके मिल की रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, उस मिल को बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमने जो गन्ना किसानों की समस्या थी, हमने उनको ज्यादा से ज्यादा भुगतान गौरव भाई, अब जो किसान मिलों को ठीक से किसान नेता हैं, दूसरी तरफ अपराध। शैलेंद्र भाई 10 सेकंड और दीजिए, शैलेंद्र भाई 10 सेकंड और दीजिए, शैलेंद्र भाई 10 सेकंड और दीजिए। दूसरी तरफ हमने मुजफ्फरनगर में मथुरा में सब जगह दंगे होते देखिए। आप मुझे ईमानदारी से बता दीजिए 5 साल में कौन सा बड़ा दंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है? मैं समझता हूं कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता है उसके साथ न्याय करके दिखाया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, और उस काम के दम पे हम लोग जीत रहे हैं इस बार। ठीक है गौरव जी, सवाल अब ये जो किसानों की हितैषी है सरकार, उसकी बात आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो किसान आंदोलन हुआ उसके बाद जो वायदे किए गए कि आपकी जो भी मांगे हैं उस पर एक कमेटी गठित की जाएगी, उस पर हम बहुत जल्द फैसला लेंगे। उसके बाद वही किसान नेता, सिर्फ एक पार्टी किसान नेता नहीं, जो किसान संयुक्त मोर्चा उसके तमाम नेता, चाहे योगेंद्र यादव हो, राकेश टिकैत हो, नरेश टिकैत हो, अब ये सीधे सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि आपने वायदे पूरे क्यों नहीं किए। ये तो सीधे तौर पर कह रहे हैं बीजेपी को वोट मत करिए, किसी और पार्टी को आप करिए। वो किसी पार्टी के समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन बीजेपी का विरोध कर रहे हैं कि सरकार ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। और गन्ना भुगतान की अगर आप बात कर रहे हैं तो गन्ना भुगतान पूरा नहीं हुआ है, पिछले साल का काफी भुगतान बाकी है। एक मिनट गौरव जी, और जब ये सवाल आपसे किया जाता है तो आप कहते हैं सबसे ज्यादा गन्ना भुगतान भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे जब उत्पादन ज्यादा होगा तो भुगतान तो ज्यादा होगा ना, लेकिन पूरा भुगतान आपने नहीं किया। ये बात को स्वीकारना चाहिए बीजेपी को। सवित मलिक हमारे साथ बने हुए, उनसे जवाब ले लेते हैं। सवित भाई, जो बीजेपी बार बार कह रही सबसे ज्यादा भुगतान हमने किया है, क्या वाकई में भुगतान हो चुका है? किसान खुश हैं? सवित भाई, हम चाहेंगे आप अपने ऑडियो को जो है वो अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। शैलेंद्र जी, मुझे लग रहा है आज मुझे कम मौका दे रहे हैं, और गौरव जी को आपने पूरा चुनावी भाषण करवा दिया आज। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको ये कहूंगा, नहीं, बीजेपी वालों को नाराजगी रहती है कि बीजेपी वालों को वक्त ज्यादा नहीं दिया जाता है, उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता है, इसलिए
गौरव जी को ज्यादा वक्त दिया। अब आप ही के पास आ रहे हैं क्योंकि मुद्दा किसानों से जुड़ा हो गया है। शैलेंद्र भाई मुझे कल कम समय मिला था, आज थोड़ा ज्यादा दे दिया तो हिसाब बराबर हो गया, मैं समझता हूँ। सवित भाई चलो शैलेंद्र जी, मैं ये कह रहा, एक पहले जो बात हो रही थी उस पर मैं बताऊंगा, फिर गन्ने पे बताऊंगा। जो इन्होंने गौ माता को लेकर बात कही, जितनी गायें इनके शासन में तड़प तड़प कर मरी हैं, शायद ही पिछले 50 साल में मरी हूं। इन्होंने जो गौशालाएं खोली हैं उनमें इन्होंने 30 रुपए दिए, ना तो उनको खाना मिलता ना उनको पानी मिलता। और आज भी आप किसी भी गौशाला में चले जाओ, 1-2 गाय मरी हुई मिलेगी, 10-10 गाय मरी हुई पड़ी रहती है, बाकी उनको देखकर रोती रहती है और तड़प तड़प कर मरती है। वही पाप इनको दहने वाला है। और अगर ये कहते हैं ना कि वेस्टर्न यूपी के पहले फेज में हमारा चुनाव बढ़िया हो गया, ये हो गया, अरे बाकी चुनाव ना कराओ, इसी की गिनती करा लो, जिसकी सरकार बनेगी उसकी बन जाएगी, पता लग जाएगा। ये लोग खाली झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। गन्ना भुगतान की बात है, आज की तारीख में 23 चीनी मिलें ऐसी हैं जिन पर पिछले वर्ष का भी भुगतान है। ये किस मुंह से बताते हैं? इन्होंने ये तो कहा नहीं था हम इतना करेंगे इतना करेंगे, इन्होंने कहा था हम 14 दिन में करेंगे। 14 दिन पर बात क्यों नहीं करते हैं? करो 14 दिन पे बात। और सवित भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी है 2017 के पहले, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, उन्होंने साफ कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो गन्ना भुगतान जो है 15 दिन के भीतर होगा, लेकिन नहीं हुआ ना। और एक बार फिर से आप मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करना है कि जो भुगतान होगा 15 दिन के भीतर होगा। और इस बार आपने एक और चीज शामिल कर दी है कि जो अगर भुगतान लेट होता है तो हम ब्याज देंगे, तो जनता विश्वास कैसे करे? अच्छा, अब तो सवाल विश्वास पर उठ रहा है। शैलेंद्र जी, एक छोटी सी बात बताइए, ये जो कह रहे हैं 14 दिन में देंगे ब्याज देंगे, ये नहीं कह रहे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गन्ना भुगतान 14 दिन में होगा, अगर नहीं होगा तो आप ब्याज दिलाएंगे। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। अरे कानून में ये भी तो है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन कराइए। यानी कि इनकी सरकार कमजोर है, ये कानून का पालन ही नहीं करा पाते हैं। क्यों नहीं करा पाते? क्योंकि उद्योगपतियों से चंदा लेते हैं। इनसे क्या कानून आपकी सरकार इतनी कमजोर है कि कानून का पालन नहीं करा पा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नहीं है, इनसे पूछिए आप। ये आदेश है कि 14 दिन में भुगतान हो, अगर ना हो तो ब्याज के साथ भुगतान हो। ये सुप्रीम कोर्ट का पालन ही नहीं करा पाते। ये सख्त ही नहीं है इस बात में। ये लोग जो अभी संकल्प पत्र लाए हैं, पिछले वाले में पूछो कितना हुआ है। मुझे तो लगता है वो तो कहते हैं पिछले वाले में 92% जो थे हमने वादे पूरे कर दिए, सिर्फ 8% वादे हमने पूरे नहीं किए। शैलेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने अभी संकल्प पत्र दिया है, उसमें नीचे देख लेना, छोटे अक्षरों में लिखा होगा चेतावनी। ये सब जुमला हो सकता है, क्योंकि इन्होंने संकल्प पत्र पिछली बार भी ऐसा बनाया था जो पूरा नहीं करना, और अब कभी उसमें लिखा होगा, आप कहीं ना कहीं देख लेना कि ये संकल्प पत्र के नीचे कि ये सब जुमला है। अरे आज आप बिजली फ्री करने की बात कर रहे हो, 5 साल आपने किसान को लूट लिया। हरियाणा में हमको 250 रुपए ट्यूबवेल का बिल देना पड़ता है, यहाँ 2200 रुपए देना पड़ता है। आपने 5 साल में क्यों नहीं सोचा? वो भी बिजली फ्री करने की बात तब आई सवित भाई, जब समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि हम जो है बिजली जो है घरेलू उपभोक्ताओं को कम करेंगे, किसानों को फ्री देंगे। तब ये फैसला लिया गया कि जो किसान है उनकी बिजली की दरें कम की जाएंगी। उन्होंने तो बहुत सारे वादे किए। उन्होंने तो कहा है कि हम पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। अरे जिंदगी भर आदमी तो बीजेपी को, सवित भाई, बीजेपी को ऐसा लगता है ना कि सत्ता में हम आ रहे हैं, अगर ज्यादा वायदे कर दिए तो वो पूरे करने मुश्किल होंगे। अखिलेश यादव को लगता है कि सत्ता में आएंगे तो पूरे करेंगे, तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि सत्ता में हम ही आ रहे हैं इसलिए वायदे कम किए। किसान की आय दुगनी कर दी, किसान को भुगतान 14 दिन में कर दिया, किसान की जो और सारी समस्याएं सारी इन्होंने हल कर दी है। ठीक है सवित भाई। सुभाष यहाँ हमारे साथ बने वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष भाई, पहले चरण के बाद जो लगातार भाषण हो रहे हैं बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये याद जो है पश्चिम बंगाल की दिला रहे हैं, जब टीएमसी के खिलाफ लगातार शीर्ष नेता बीजेपी के ये कहते नहीं थक रहे थे कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ रही है, ममता दीदी का खेला जो है वो खराब करने आ रही है। तो क्या ये माने फिर से वही तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, जनता में सबसे ज्यादा नाराजगी है और उस नाराजगी के कई कारण हैं।
अभी हमारे भाजपा के मित्र बोल रहे थे अनैतिक गठबंधन, तो पीडीपी के साथ भाजपा का गठबंधन क्या नैतिक था? अब सवाल ये उठता है कि वही बात है कि तुम कहो तो सच और हम कहें तो झूठ वाली बात। सवाल ये उठता है कि ये तमाम सारी चीजें जो अभी वादे किए जा रहे हैं, पिछले वादे कितने वादे पूरे हुए, बहस तो इस पे होनी चाहिए। लेकिन जब वादा कोई पूरा ही नहीं करना है तो नया वादा में आप कुछ भी वादा कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? और मुझे लगता है कि इसी वादे हर बार एक नया वादा उस वादा को पूरा नहीं करना, हर बार एक नया वादा उस वादा को पूरा नहीं करना, ये मुझे लगता है कि भाजपा की ये कार्यशैली बन चुकी है। जहाँ तक आपने कहा टीएमसी और पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही बरबुलापन हो रहा था। दीदी ने जो काम किया वो क्या असर हुआ उसका परिणाम सामने है। और मुझे लगता है कि चर्बी घटा देंगे और गर्मी ठंडा कर देंगे और शिमला बना देंगे, उसका परिणाम भी मुझे लगता है कि कल किसानों ने, ग्रामीणों ने कल दे दिया है। वो बक्से की पेटी में बंद है, 14 को आ जाएगा, लोग समझ लें। कनेक्ट हो गया। हेलो बिल्कुल इन बयानों का कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गौरव जी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास चलेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कभी सोचा था कि 2013 के बाद केदारनाथ जा पाएंगे? हमारे केदार धाम को जिसने भव्य बनाया उन्हें ही भव्य जीत दिलाएंगे। योधरो प्रसाद। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील। शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के जो चुनाव हो गए हैं उसके बाद जो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि आरएलडी सपा गठबंधन का सफाया हो चुका है, क्योंकि दूसरा चरण अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बाकी है। वहीं सपा आरएलडी की तरफ से कहा जा रहा है गर्मी हमने निकाल दी है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद नेब वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव भाई के पास हम आएंगे, उससे पहले अरविंद जी के पास चलेंगे। अरविंद जी, कहा जाता है मतदान अगर ज्यादा होता है तो कहा जाता है बदलाव की ओर हम जा रहे हैं। अगर 2007 का चुनाव देखें, 12 का चुनाव देखें, 17 का चुनाव देखें, लगातार मतदान बढ़ा है और बदलाव हुआ है। इस बार जो पहले चरण का चुनाव है उसमें मतदान थोड़ा सा कम हुआ है, तो क्या माने बढ़त किसको मिल रही है, या फिर जो कोरोना की वजह से लोग बाहर निकलने से डरे हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों की बात करें? आपके इस सियासी सवाल का बहुत बढ़िया जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आपने जो और विषय उठाया था उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपने एक विषय उठाया है कि जो हमारे पशु कृषि को खा रहे हैं, हाँ जी, जो हमारे पशु कृषि को खा रहे हैं, उनके संदर्भ में मैंने अखिलेश यादव जी से 3 सवाल पूछे थे एंड इट वाज माय सेकंड क्वेश्चन। मैंने ये पूछा था कि जो पशुधन आपने बढ़ाया था उत्तर प्रदेश में, उसका परिणाम ये है कि आज की स्थिति में जो हमारी कृषि को खा रहे हैं, इसके लिए आपके पास कार्य योजना क्या है? तो उन्होंने ये कहा था कि ये बड़ा विषय है, इसको हम चुनाव के बाद तय करेंगे, यानी कि वो अभी बताने की स्थिति में भी नहीं है। अब आपका सवाल आता है सियासी। आप ये जानना चाहते हैं कि जो पोलिंग घटी है, जो सहारनपुर मंडल की बेल्ट है जिसमें अभी पोलिंग हुई है हमारे यहाँ, उसमें निचोड़ पोलिंग जो है वो इस तरह की है कि अगर शहरी सीट पर पोलिंग कम हुई है तो बीजेपी हार रही है, और देहात क्षेत्र में अगर पोलिंग परसेंटेज
बढ़ा हुआ है तो बीजेपी इज सर्वाइविंग। ये इसका रिजल्ट है इस समय, जो हमें लगता है इस समय। ठीक है, हमारे साथ गौरव जी बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। गौरव जी, जो वोटिंग परसेंटेज है थोड़ा सा कम हुआ है, इसको कैसे देखें? और खासकर शहरी क्षेत्र की बात करें, वहां कम हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ा है, और विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां किसान मतदाता ज्यादा हैं और किसान आंदोलन जो था उसकी नाराजगी अभी भी बनी हुई है। गौरव जी, देखिए, मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूं, उस बात को मैं फिर से रिपीट करता हूं आपके सामने कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में वोटिंग हो रही है तो किसानों की चिंता की जब बात की जाती है तो किसानों की इससे पहले बात कहां होती थी? किसान तो सालों से भूखा मरता आ रहा था, 70 सालों से सरकार चल रही थी, किसान की चिंता कहां की किसी ने? पहली बार हो रहा है ना। देश के कई किसान सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, कहते हैं कि आज प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत पहली बार ऐसे हमारे साथ देश में हो रहा है कि किसी सरकार ने जनधन खाते खुलाए, उसमें हमें पैसा भेजने का काम किया जा रहा है। किसान की चिंता की गई ना। और उन्हीं किसान परिवारों को, जो किसान परिवार हमें अनाज उगा कर खिलाता है, उन्हीं के परिवारों को आज महीने में 2-2 बार राशन भेजने का काम हमारी सरकार ने किया ना। तो किसानों की चिंता जो हमने की है, आप निश्चित मानिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या जो चीनी मिलों की थी, उसको योगी सरकार ने काफी हद तक अच्छा काम करने की कोशिश की है, बंद पड़ी शुगर मिलों को चलाने का काम किया है। जो इस बार जब वोट का जो परसेंटेज की बार बार हम बात कर रहे हैं, 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे, तो रिजल्ट आने के बाद आप लोग खुद हैरान होंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार को मौका मिला। और एक बात शैलेंद्र जी, मैं बार बार बोलना चाहता हूं, बार बार बहुत देर से डिबेट पे बात हो रही है कि चुनाव में जो भाषण दिए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे मैं सुन रहा था कि अखिलेश यादव जी किसी सभा में थे और उनके पीछे उनका नेता खड़ा हुआ था, एक संत जो अपना सांसारिक जीवन त्याग चुका है, जिसने शादी नहीं की है, आप उसको एक अपशब्द बोल रहे थे। और ऐसा अपशब्द जो मैं आपके चैनल पे बोल नहीं सकता हूं। आप लोग से सबसे मेरा निवेदन है, आपके सारे व्यूअर से निवेदन है कि उस वीडियो को सर्च करिएगा और सुनिएगा अखिलेश यादव ने क्या शब्द इस्तेमाल किया है एक मुख्यमंत्री के लिए। क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा देता है इतना गंदा शब्द इस्तेमाल करना है एक वर्तमान के मुख्यमंत्री को, और खासकर एक मुख्यमंत्री जो अपने आगे संत लिखता है और संत है? तो उस वीडियो की क्यों नहीं चर्चा होती है, उस बयान की क्यों नहीं चर्चा होती है? क्यों? वो मैं आपसे निवेदन है, अगली बार आप अपने शो पे उस वीडियो को दिखाइएगा और उस सब पे हम लोग मिलकर चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन तमाम ऐसे नेता आपकी पार्टी में भी हैं, वो भी बड़े आक्रामक और देश तोड़ने बयान देते हैं। लेकिन गौरव भाई, जैसा आपने कहा, किसान जो है उनके लिए बहुत काम बीजेपी सरकार ने किया है, आपकी सरकार ने किया, लेकिन जो 13 महीने का आंदोलन था और खासकर उसमें जो किसान शामिल थे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान कानून जो थे, कृषि कानून, उनको वापस लिया है, वो चुनाव से पहले लिया है, तो उसको ये इस तौर पर देखा जा रहा था कि जब इलेक्शन नजदीक आ गए तब उसको वापस लिया गया है। उसके बाद फिर से किसान नाराज हैं। अभी नाराजगी कब तक बनी रहेगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी मेहमानों का शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा में बात कर रहे थे, जो पहले चरण का चुनाव हो गया है, दूसरे चरण का चुनाव बाकी, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारे जिले शामिल हैं। और जो बयान, भाषणों से एक माहौल बनाने की कोशिश है दोनों ही पार्टियों की ओर से कि हमने बाजी मार ली है, हमने बढ़त बना ली है। अब बढ़त किसने बनाई है, कौन बाजी मार रहा है, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन, हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले। जहां जाएं